आज की टॉप डिफेंस न्यूज है। भारतीय सेना लेने जा रही है 40 K9 वज्रतोप। क्या भारतीय वायुसेना F-35 लड़ाकू विमान को लेगी या नहीं? HAL बना रहा है STT-40 बेसिक ट्रेनर को एक हवाई योद्धा। भारतीय वायुसेना चीन पर निगाह रखने के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार कर रही है। सेना में अब वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट से मिलेगा मिलिट्री में टॉप पोस्ट। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो K9 वज्रतोप को लेकर आ रही है। भारत ने इस साल लद्दाख में 3 K9 वज्रतोपों को तैनात किया था। इसके बाद इनके ट्रायल भी किए गए जो कि सफल रहे। भारतीय सेना अब 40 K9 वज्रतोप का ऑर्डर दे रही है। ऑफिशियल से मिली जानकारी के मुताबिक इस सौदे को फाइनल कर दिया गया है, केवल मूल्य वार्ता अभी बाकी रह गई है। इससे पहले वेस्टर्न सेक्टर के रेगिस्तानी इलाकों के लिए 100 K9 वज्रतोप का ऑर्डर दिया गया था, जिसे L&T ने फरवरी में पूरा कर लिया था। K9 वज्र 80% स्वदेशी है और L&T इसे पूरी तरह से स्वदेशी बनाने के लिए 14 जो जटिल यानी कि क्रिटिकल उपकरण हैं उन्हें खुद डेवलप कर रही है, जिनका बाद में परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद इन्हें भारतीय सेना में जरूरत के हिसाब से इंडेक्ट किया जाएगा। यानी कि K9 वज्र पर पूरी तरीके से फोकस बना के रखी हुई है भारतीय सेना। और इसकी खास बात यह है कि इसका 80% जो कंपोनेंट्स है वो भारत में ही बनाया गया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल कुछ रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि भारत F-35 लेने वाला है और ऐसे में इस बारे में और जानकारी जो सामने आई उस पर कहा गया है कि हाल ही में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी जो कि इजराइल पहुंचे थे अपनी 4 दिवसीय यात्रा में, वहां पर उन्होंने F-35 के बारे में जानकारी दी, क्योंकि इजरायली एयरफोर्स भी अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है। हालांकि दोस्तों पूछने में क्या जाता है, उसका खरीदने से मतलब नहीं होता है। यानी कि भारत नहीं खरीद रहा है विदेशी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को और अपने खुद के AMCA प्रोजेक्ट पर ही वो फोकस करेगा। तो F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की जो खबरें थी ये अफवाह है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि HAL को लेकर आ रही है। HAL को कई देशों से STT-40 के एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी गई है। HAL अब STT-40 बेसिक ट्रेनर का वेरिएंट बना रही है जो कि हथियार वाला है और इस एयरक्राफ्ट में 2 हाई स्पीड लो ड्रैग यानी कि HSLD बॉम्बर्स और 2 R-73 यानी कि R-73 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल ले जाने में ये सक्षम होगा। साथ ही इसमें ड्रॉप टैंक भी होगा जिसे कि VMPL NPO के द्वारा बनाया जा रहा है। STT-40 के हथियार वाले संस्करण का कंप्यूटर सिमुलेशन और विंड टनल ट्रायल ड्रॉप टैंक के साथ 2022 में किया जाएगा और इसका ट्रायल 2024 में होगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट अपने बेस्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस को अपना रही है ताकि वे अपने मेन बैटल टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को और ज्यादा प्रभावी बना सके। हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए जिसमें कि 14,000 फीट से 17,000 फीट की ऊंचाई होती है, खासकर की ईस्टर्न लद्दाख के रीजन में, वहां पर भारतीय सेना अपनी आर्मर्ड रेजिमेंट को और मजबूत बना रही है। यही नहीं, भारतीय सेना अपने टैंक की गतिशीलता को बेहतर बना रही है, साथ ही अटैक ऑपरेशन के लिए तैयारी भी कर रही है। ये तैयारी LAC से मात्र 40 किलोमीटर दूर की जा रही है। इंडियन आर्मी LAC में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है, जिसमें कि टैंक शेल्टर्स भी शामिल है जो कि टैंक ऑपरेशन में बहुत ही बेहतर तरीके से सहायता करते हैं। अगली अपडेट पूर्वी लद्दाख को लेकर आ रही है, जहां एक तरफ चाइना पूर्वी लद्दाख के पास लड़ाकू विमानों को संचालित करने के लिए अपनी क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है और नए नए निर्माण कर रहा है, तो ऐसे में भारत पीछे नहीं है। भारत भी चीन से लगी सीमा पर अपने फिक्स्ड विंग विमानों को संचालित करने की अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, पुकचे और न्योमा समेत हवाई क्षेत्र विकसित करने की विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, जो कि चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन अजय राठी ने बताया कि न्योमा जैसा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड काफी फायदेमंद है भारत के लिए, क्योंकि ये LAC के बेहद करीब है और ऐसे में इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेह हवाई क्षेत्र और LAC के बीच महत्वपूर्ण अंतर को यह पाटता है, जिससे पूर्वी लद्दाख में जवानों और जो लॉजिस्टिक है उन्हें तुरंत पहुंचाया जा सकता है। भारत न्योमा एयरबेस को काफी मजबूत कर रहा है। इसके अलावा इससे पूर्वी लद्दाख में पूरी आबादी के लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार हो जाएगा और यहाँ पर लड़ाकू विमान नियमित रूप से अपनी उड़ान भरते रहेंगे। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि लड़ाकू विमानों की स्थिति परिचालन संबंधी जरूरतों के हिसाब से तय होगी। यानी कि दोस्तों भारत की तैयारियां बहुत ज्यादा मजबूत हो रही हैं और न्योमा एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है जो कि बिल्कुल LAC के करीब है और ऐसे में भारतीय वायुसेना यहाँ से कभी भी चाइना के ठिकानों पर अटैक कर सकती है। भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर यानी कि न्योमा में चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, C-130J सुपर हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 175 यानी कि 175 स्पेशल फोर्स की कमांडोज को तैनात किया है और इस तैनातगी का संदेश साफ तौर पर चाइना को है कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आए। यही नहीं, सेना की मदद के लिए भारतीय वायुसेना का ये कंट्रोल टावर मौसम और रडार संबंधी जानकारी भी सेना तक पहुंचाएगा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच ये कंट्रोल टावर दुश्मन की हर चाल को भांप लेगा
और चीन की दोहरी चाल पर भारत वार करने को तैयार रहेगा। सेना और वायुसेना की जोड़ी निश्चित रूप से चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। न्योमा में बना ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड लद्दाख के इस पूरे इलाके के लिए किसी कवच से कम नहीं है। इस कवच के रहते चीन का कोई भी वार भारत की धरती को छू नहीं सकेगा। यह एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 13,500 फीट की ऊंचाई पर बना है और यहां से भारत चीन पर सीधी नजर रखेगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका से आ रही है। हालांकि अमेरिका को हमेशा से S-400 का खतरा रहता ही है, तो ऐसे में वो अब S-400 का तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइल AGM-88 हार्म के अत्याधुनिक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये नई मिसाइल ज्यादा दूर तक हमला करने में सक्षम है। अमेरिका ने यह मिसाइल दुश्मन के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाई है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे रूस के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस को तबाह करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका की नौसेना की ओर से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें कहा गया है कि F/A-18/F सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान की मदद से इस अत्याधुनिक मिसाइल को पहली बार दागा गया। नौसेना ने कहा कि इस मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्यों को पूरा किया। इस मिसाइल की मदद से अमेरिका के जंगी जहाजों को उन इलाकों में काम करने में ताकत मिलेगी जहां दुश्मन बड़े पैमाने पर डिफेंस नेटवर्क तैनात करके रखा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये नई मिसाइल 230 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इस मिसाइल को रेडियो फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व और उसे तबाह करने के लिए बनाया गया है। इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को हवा के रास्ते जमीन पर रडार को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इन मिसाइलों को किसी युद्ध के शुरुआती दिनों के दौरान दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए भी बनाया गया है। और तो दोस्तों अब वक्त बताएगा कि अमेरिका की ये नई AGM-88 मिसाइल S-400 को कितना प्रभावित कर सकती है, ये तो तय समय बताएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मिलिट्री के टॉप कमांडर पद पर प्रमोशन के लिए दशकों से चली आ रही पॉलिसी में बदलाव हो रहा है। कहा जा रहा है कि सेना, नौसेना और वायुसेना के कमांडर्स इन चीफ का सिलेक्शन वरिष्ठता यानी कि सीनियरिटी नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर हो सकता है। अगर यह प्रस्ताव फाइनल हो जाता है तो मिलिट्री में लागू करीबन 4 दशक पुरानी नीति में बड़ा बदलाव होगा। साथ ही कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये बेवजह का राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना में लेफ्टिनेंट जनरल, नौसेना में वाइस एडमिरल और वायुसेना में एयर मार्शल अपने अपने बलों की अगुवाई करते हैं। इसके अलावा कमांडर इन चीफ तीनों बलों का नेतृत्व करता है। ये सभी अधिकारी 3 स्टार होते हैं। कमांडर इन चीफ इनमें सबसे सीनियर होता है। सेना को अधिक प्रगतिशील बनाने के मकसद से 3 स्टार और सीनियर 3 स्टार रैंक के अधिकारियों के प्रमोशन की पॉलिसी में बदलाव का ये प्रस्ताव है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जल्द ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक ट्राई सर्विस कमेटी बनाई जा सकती है जो कि इस प्रस्ताव का अध्ययन करेगी। साथ ही कमांडर्स इन चीफ के सिलेक्शन के लिए उपयुक्त मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया का भी सुझाव देगी। हालांकि कई लोगों को इससे आपत्ति भी है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केवल मुट्ठी भर अधिकारी ही 3 स्टार रैंक तक पहुंचते हैं। उनके कैरियर में हर फेज का मूल्यांकन करने के बाद ऐसा किया जाता है। ऐसे में जो पॉलिसी दशकों से चली आ रही है वो अच्छी है, उसमें छेड़छाड़ किए जाने की क्या जरूरत है। वहीं जो लोग इसके सपोर्ट में दलील दे रहे हैं उनका कहना है कि सीनियरिटी के बजाय मेरिट ही टॉप रैंक में प्रमोशन के लिए आधार होना चाहिए। ये बदलते वक्त की मांग है। इससे सेना की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी और ये तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए बेहद जरूरी है। तीनों अब अलग अलग खानों में रहकर काम नहीं कर सकते। दोस्तों अब क्या सहमत हैं? क्या सीनियरिटी के आधार पर होना चाहिए कमांडर इन चीफ का सिलेक्शन या फिर मेरिट के बेस पर? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आ रही है। प्राइवेट सेक्टर फर्म टेंटर प्राइवेट लिमिटेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के लिए अगले 3 सालों में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड डिजाइन के UAV बनाए जाएंगे भारतीय सेना के लिए। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि डिफेंस सर्विस बिल 2021 को लेकर आ रही है। दरअसल डिफेंस सर्विस बिल 2021 जो कि हाल ही में पारित किया गया है, ये इसलिए पारित किया गया है ताकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो किसी भी तरह की स्ट्राइक ना कर सके। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि डिफेंस सर्विस बिल 2021 को अगले साल से प्रभावी किया जाएगा, यानी कि इस साल से ये प्रभावी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।